हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेआईबी के रिलेटेड फर्स्ट सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इसका मॉक टेस्ट 1। टोटल हम लोग 15 मॉक टेस्ट कवर करेंगे और हर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। सो इफ़ यू प्रैक्टिस दिस 15 मॉक टेस्ट देन गारंटीडली आप ये एग्ज़ाम पास हो जाओगे। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि आप ये एग्ज़ाम पास करोगे, सिर्फ पास। ऐसा नहीं कि यू विल गेट डिस्टिंक्शन और समथिंग, बट आप एटलीस्ट ये एग्ज़ाम पास कर पाओगे। ठीक है, अगर ये आप ये टोटल 15 मॉक टेस्ट thoroughly कर लेते हो तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हो, विल स्टार्ट अप। सो कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द restriction on guarantees for the placement of funds with non-banking financial corporation NBFCs? तो क्या है इसका आंसर? banks cannot execute guarantees for intercompany deposits or loan। जो भी इंटर कंपनी डिपॉजिट्स या लोन्स हो रहा है ना, उसके लिए बैंक्स गारंटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ डैश नेटवर्क, सो इट इज व्हाट इज आंसर? पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके। थर्ड क्वेश्चन, why do some organizations believe that their people do not need to be trained in ethics? आंसर क्या रहेगा इसका? दे बिलीव दैट देयर पीपल आर ऑलरेडी एथिकल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि इनका जो स्टाफ है ना वो ऑलरेडी एथिकल है, वो मोरली डिसिप्लिन्ड है, उनको कोई एथिक्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। बट ये गलत है। ठीक है, एथिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? जैसे कि कोई लोन लेने आ रही कंपनी, तो आप उसका वर्किंग कैपिटल असेस कैसे करते हो? ठीक है, इसका आंसर रहेगा बेस्ड ऑन सीएफएस। सीएफएस क्या रहेगा? व्हाट इज सीएसएफ? सीएफएस, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंप्लीशन ऑफ वन प्रोडक्शन साइकिल। आप ये देखते हो कि एक प्रोडक्शन साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, कितना कैश फ्लो उनको जरूरत पड़ रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट आप उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेस कर पाते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कंपनी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है, बट आप लोन कैसे देते हो? आप तो उनके रिक्वायरमेंट को कैसे असेस करोगे? तो इस पे असेस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, कैन अ प्रोजेक्ट ऑफिस हैव मोर देन वन फॉरेन करेंसी अकाउंट? ठीक है, इसका आंसर रहेगा यस, बट ईच प्रोजेक्ट कैन हैव ओनली वन फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफिस मोर देन वन फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही फॉरेन करेंसी अकाउंट रखना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, what is the customer entitled to in case of unauthorized electronic banking transaction due to third party breach and no deficiency with the customer or the bank? ठीक है, एक अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया है, तो इसके लिए किसकी वजह से हुआ है? वो थर्ड पार्टी ब्रीच। इसमें कोई कस्टमर का कोई रोल नहीं है और बैंक का भी कोई रोल नहीं है। तो इस टाइम पे कस्टमर की क्या लायबिलिटी रहेगी? कस्टमर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू जीरो लायबिलिटी। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 to 12, इसके लिए पहले हम लोग एक पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो आई रीड द पैराग्राफ फॉर यू। द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स इन बैंकिंग refer to the processes involved in managing and servicing the loans after they have been sanctioned and disbursed to the borrowers. This includes tasks such as tracking the loan disbursement and repayments, monitoring the collateral and security, assessing the creditworthiness of the borrowers, and managing any delinquent or default loans. Loan officers and support staff are responsible for managing the day-to-day operations of loan accounts, including processing loan applications, conducting credit assessments, and facilitating loan disbursements. Effective operational management of loan accounts is essential for banks to mitigate the risk, maintain the profitability, and to ensure customer satisfaction. ठीक है, ये हो गया अपना पैराग्राफ। इसके बेसिस पे अपन 7 to 12 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लोन अग्रीमेंट इन बैंकिंग?
जो अग्रीमेंट बनाते हैं ना लोन लेने से पहले, उसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो लोन अग्रीमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लीगली आप अग्रीमेंट ही बताएगा ना कि आपने इतना लोन दिया है, और आगे की पार्टी साइन करोगे, आप भी साइन करोगे, ठीक है, बैंक भी साइन करता है, कस्टमर भी साइन करता है, तो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है। तो व्हाट इज द आंसर? टू एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लोन। ओके, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, which internal benchmark was initially used to determine the interest rate on loans? जैसे कि मैं होम लोन पे 9%, पर्सनल लोन पे 12%, ये कैसे मैं डिसाइड करता था पहले? बैंक्स कैसे डिसाइड करती थी? तो व्हाट वाज द आंसर? प्राइम लेंडिंग रेट, पीएलआर। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनल स्टडी ग्रुप, आरबीआई की जो इंटरनल स्टडी ग्रुप है ना, दे रिकमेंडेड रिगार्डिंग द एमसीएलआर सिस्टम? सो एमसीएलआर सिस्टम के रिलेटेड आरबीआई के आईएसजी ने क्या रिकमेंड किया है? ठीक है, तो व्हाट दे सजेस्टेड, स्विचिंग ओवर टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट इन अ फेज्ड मैनर। धीरे धीरे आपको कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पे आपको फिक्स शिफ्ट होना है। ठीक है, व्हाट वाज द कांस्टेंट ऑफ द बेस रेट? जो बेस रेट रहता है ना बैंक्स में, उसका कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? द कार्ड इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल डिपॉजिट्स विद 1 ईयर मेच्योरिटी, जैसे कि 1 ईयर मेच्योरिटी पे अगर आप कोई डिपॉजिट क्या कर रहे हो, उसका रेट, फिर उसको एडजस्ट किया जाता था, किस चीज़ से एडजस्ट किया जाता था? फॉर द नेगेटिव कैरी इन रेस्पेक्ट ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या है इसमें कंपोनेंट बेस रेट में? अनअलॉटेड ओवरहेड कॉस्ट एंड एन एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्क, इस सब कंपोनेंट्स को एडजस्टमेंट किया जाता था बेस रेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू अवर 11th क्वेश्चन, what is the threshold for foreign currency loans above which banks should have a policy for hedging of foreign exchange exposure of their clients? तो थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड है $10 million। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, what are the prescribed external benchmarks for certain categories of loans as per RBI's instruction? अभी आपने देखा कि आरबीआई का इंटरनल स्टडी ग्रुप क्या बोल रहा था? एक्सटर्नल बेंचमार्क को शिफ्ट होने के लिए बोल रहा था फेज्ड मैनर में। तो उसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क में सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लोन्स में क्या है, कैसे जब बेंचमार्क ले सकते हैं आप ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल्ड पे जो यील्ड आ रहा है, ठीक है, और एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय द एफबीआईएल। ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, what kind of loans can be sanctioned to the SHGs by the banks? SHGs क्या है आपके? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन SHGs को आप किस तरह के लोन सैंक्शन कर सकते हो? आप इनको सेविंग्स लिंक्ड लोन सैंक्शन कर सकते हो, जैसे कि इनका मान लो सेविंग है 1 लाख, तो आप या तो 1:1 रेशियो या 1:4 तक आप कर सकते हो, 1:4 से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि 1 लाख हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 लाख का लोन दे दो इनको। ठीक है, इवन बियॉन्ड भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बैंक, but most of the banks follow 1:4. Okay, can a court entertain a suit, application, or any other proceeding in respect of an order made under the Official Secrets Act of 1923? So answer is no. The act provides that no court shall entertain any suit, application or any proceeding in respect of any order made under this act, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफेंस पर्पस के लिए दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर? ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर किसको बोलेंगे आप? तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। इफ एन एम्प्लॉय इज यूजिंग ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि कार हो गई, ठीक है, स्टाफ कार जो एम्प्लॉय कार है मैंने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, ठीक है, मैं उससे को लेके मॉल चला गया, मूवी चला गया, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है फोर्थ वाला, एन एम्प्लॉय मेकिंग फॉल्स क्लेम्स बियॉन्ड देयर फिक्स्ड परक्विजिट्स। ठीक है, ये भी आपका अब्यूज ऑफ पावर है। 16th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग इन क्रेडिट प्रपोजल? आप किसी को क्रेडिट, जैसे कि आप एक
कोई भी इंडिविजुअल को आप डिसाइड करना चाह रहे हो कि इसको कितना लोन देना है, तो प्राइमरी पर्पस क्या रहेगा? क्या आप पर्पस ऑफ लोन चेक करोगे? नहीं, आप उसका क्रेडिट रेटिंग स्कोर, सिबिल स्कोर चेक करो। क्यों? व्हाई नॉट पर्पस एंड एवरीथिंग? सी, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सबसे ज़्यादा है उसका सिबिल स्कोर, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट वॉर्थिनेस पता चल जाएगी उस इंडिविजुअल की। भले ही वो कोई भी पर्पस के लिए लेने दो, लेकिन वेदर ही विल रिटर्न यू द लोन और नॉट, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, ठीक है, सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट, when is it not necessary to identify and verify the identity of beneficial owners of listed companies? कौन से केस में आपको बेनिफिशियल ओनर्स, जो कंपनी है ना, जो भी कंपनी को आप लोन दे रहे हो उसके ओनर्स को आइडेंटिफाई करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है? कौन से केस में? व्हेन द लिस्टेड कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ओनर्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफर्ड पेमेंट गारंटी? डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है? बैंक गारंटी लेती है कि जो भी आपका इंस्टॉलमेंट्स है ना, जैसे कि आपने कोई टीवी खरीदा, बैंक गारंटी ले सकती है, ठीक है, कि ये जो टीवी का ईएमआई है ना, इस बंदे ने अगर नहीं पे किया है तो बैंक पे कर देगी। इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो इस आंसर क्या होगा? टू गारंटी द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स टू द seller. Coming to the 19th question, a bank is acting as a financial advisor for a customer, providing investment recommendations and managing their portfolio. What is the relationship between the bank and customer? तो अगर आप बैंक कोई कस्टमर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन कर रही है, तो इन दैट केस बैंक इज एक्टिंग एज अ एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, are investments in scrutinized assets originated by NBFCs for loans against gold jewelry eligible for priority sector status? तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन स्क्रूटिनाइज एसेट्स में बैंक कर रही है बाई एनबीएफसीज, ठीक है, एनबीएफसीज द्वारा, फॉर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट जो लोन्स दिया जा रहा है ना, इज इट एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर? नो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस, ठीक है। Coming to the 21st question, how are digital signatures created using public key cryptography? How do you create them? By generating two mathematically related keys. Okay, that's it. Next, coming to the next 22nd question. Hello friends. So we'll continue the session now. So 22nd question is, when was the banknet commissioned? Okay, so banknet was commissioned in the year 1991. Next, the term उबेरिना फाइट्स रिलेट्स टू, ठीक है, उबेरिना फाइट्स ये लैटिन वर्ड है ये, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो उबेरिना फाइट्स जनरली जो है ना, आपको इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें आप ये वर्ड देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग है अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टीज, ठीक है, जो इंश्योरर और इंश्योरेंस जो करवा रहा है, दोनों को अटमोस्ट गुड फेथ में एक्ट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो कम्प्लीटली ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो इंफॉर्मेशन देनी है उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स स्कीम? ठीक है, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम का पर्पस क्या है? तो व्हाट का पर्पस क्या है? टू असिस्ट एमएसएमईज इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ठीक है,
तो असिस्ट ये थोड़ा नीचे आ गया है, एक सेकेंड। तो गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, to assist MSMEs in preparing project reports for informed credit decision by banks। ठीक है, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर क्या करते हैं आपको, MSMEs को असिस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, फॉर informed credit decision by banks। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एनकैशमेंट सर्टिफिकेट। एनकैशमेंट सर्टिफिकेट की क्या पर्पस है, to convert unspent local currency held by non-residents back into foreign currency। जो कुछ भी लोकल करेंसी बच गई है नॉन रेसिडेंट्स के पास, उसको दोबारा फॉरेन करेंसी के लिए कन्वर्ट करने के लिए एनकैशमेंट सर्टिफिकेट जरूरत है। जो मोस्टली फॉरेनर्स है ना, वो लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग ने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, so we'll go for the 26th question now. So what principles have been laid down for ensuring reasonableness in fixing and communicating service charges। जैसे कि बैंक कोई सर्विस चार्ज फिक्स कर रही है, तो प्रिंसिपल्स क्या है उसके, उसका प्रिंसिपल क्या है, चार्जिंग फॉर बेसिक सर्विसेज should be levied only if these are just and supported by reason। ठीक है, तभी आपको सर्विसेज चार्जेस लगाने हैं, जो कि काफ़ी लो होते हैं बैंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस 27 to 31। इसके लिए एक पैराग्राफ है, बेस्ड ऑन दैट वील आंसर द क्वेश्चंस। तो वो क्या पैराग्राफ पढ़ लेते पहले। एएमएल, एएमएल क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी, नो योर कंज्यूमर और कस्टमर guidelines are important regulations in banking sector that aims to prevent money laundering, terrorist financing, and other financial crimes। Banks are required to follow strict AML KYC guidelines to verify the identity of their customers, monitor their transactions, and report suspicious activities to regulatory authorities। This involves collecting and verifying customer information such as their name, address, identification, documents, and source of funds। Banks are also required to conduct ongoing due diligence। Failure to comply with AML KYC guidelines can result in severe penalties and reputational damages for the banks। तो ये पूरा पैराग्राफ ना आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे है कि जो भी अकाउंट बैंक में होती है ना, उनको कंटिन्यूसली ड्यू डिलिजेंस रखना है कि इतना पैसा क्या इस अकाउंट में आता था पहले, या सडनली कोई ज़्यादा अमाउंट आ गया है। तो कंटिन्यूसली, और आपका कस्टमर का जो केवाईसी है वो भी आपको अप टू डेट रखना है। ऐसा नहीं कि उसने केवाईसी सबमिट किया और अपने अपडेट नहीं किया। आपका रिस्क कैटेगरी का जो कस्टमर है ना, जैसे कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, उसके बेसिस पे आपको अपना केवाईसी उसका अपडेट करना है, जो भी कितना ईयर्स का है केवाईसी उसमें अपडेट करना है। ठीक है, सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन इंडियाज एएमएल फ्रेमवर्क। ईडी का क्या रोल है, ईडी का ही मेन रोल है। क्या रोल है उनका, टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से आपको पता ही होगा, ज़्यादातर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग से ही होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क। तो प्राइमरी सोर्स क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्राइमरी सोर्स ऑफ का कस्टमर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्लेस ऑफ द बैंक ब्रांच उस पर डिपेंड ज़्यादा नहीं करता है, कंट्री नहीं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से बैंक ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं, कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक म्यूल लगाकर, मतलब कोई और को फ्रंट हैंड रख के पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रांजैक्शन किया जाता है। ठीक है, व्हाट शुड बी बैंक्स डू if they are unable to take prescribed measures before carrying out specific transaction। अगर कोई ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करते टाइम बैंक कोई मेजर नहीं ले पा रहा है, तब बैंक को क्या करना है, वैसा ट्रांजैक्शन रिफ्यूज करना है। दे शुड नॉट कैरी आउट सच ट्रांजैक्शन, रिफ्यूज टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉर बैंक्स अबाउट टू एएमएल और सीएफटी मेजर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स के लिए। ठीक है,
रिस्क बेस्ड अप्रोच की क्या ऑब्जेक्टिव है? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इफेक्टिवली implement AML or CFT measures by adopting customers' due diligence and transaction monitoring measures based on risk level. ठीक है, next 31st question. How do terrorist organizations move funds collected from their synthesizers? आप सोचते हो कि हवाला या कोई और मेथड? नहीं, थ्रू ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर स्मार्ट, दे यूज व्हाट? ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स यूज करते हैं वो लोग. तभी तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना. वी हैव टू ट्रैक ईच एंड एवरी सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सभी अकाउंट्स आपको ट्रैक करने हैं अभी. ठीक है, नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन. वाई शुड वन कीप वन सेल्फ पोस्टेड अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस इन स्टैम्प लॉस? जो भी स्टैम्प लॉस है, जैसे कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ये सब की जानकारी एक बैंक एम्प्लॉय को क्या आवश्यकता है? क्योंकि स्टैम्प लॉस चेंज होते रहती है, तो लेटेस्ट जो चेंजेस है वो आपको अपडेटेड रहना चाहिए, वरना आपको लीगल इश्यूज आ सकती है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो डायरेक्टली हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. अ बैंकर इज लेबल ओनली टू द एंडोर्सी और होल्डर ऑफ द चेक इफ द चेक इज wrongfully डिसऑनर्ड. अगर मान लो कोई चेक डिसऑनर हो चुका है, तो कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे आप ये? सेक्शन 31. तो बैंकर किसको लायबल है wrongfully dishonored में? ही इज द बैंकर लायबल टू होल्डर? नहीं, ही इज लायबल टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक. ओके, सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34th क्वेश्चन पे. ओके, या हाउ आर कियोस्क्स इन बैंक्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एटीएम? आपने देखा होगा एटीएम में भी कियोस्क है. ठीक है, कियोस्क मशीन ही तो है वो, सी डिपॉजिट मशीन या विड्रॉल मशीन, जो कैश विड्रॉल मशीन जो आप यूज कर रहे हो एटीएम में. बैंक में कुछ कियोस्क होते हैं, जैसे कि पासबुक प्रिंटिंग. ठीक है, तो उनमें और बैंक बैंक का एटीएम और बैंक में जो कियोस्क है उसमें डिफरेंस क्या है? कियोस्क ऑफर डिफरेंट सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम कैश विड्रॉल. बैंक में जो कियोस्क होती है वो कई और दूसरे सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, 35th क्वेश्चन. द ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन स्टेशन ऑन द डैश टोपोलॉजी कैन डिसेबल द एंटायर लैन. लैन क्या हो गया आपका? लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे कि मल्टीपल सिस्टम्स मान लो अगर वो रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, तो क्या होगा? रिंग में आप सोचो कि 5 सिस्टम एक रिंग में है और एक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, तो बाकी 4 सिस्टम को भी कोई डेटा जाएगा नहीं, आएगा नहीं. तो पूरा जो टोपोलॉजी है वो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, सब पूरा सर्वर ही आपका कोलैप्स कर जाएगा. तो ये रिंग टोपोलॉजी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. 36 क्वेश्चन. व्हाट इज द एसेंस ऑफ बेलमेंट? ठीक है, क्या है उसका मेन फीचर? क्या है? पोजेशन. ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे कि बेली और बेलर का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, बेली के पास टेम्पररी पोजीशन है गुड्स का, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. जैसे ये पीरियड खत्म हो जाता है, बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर विदाउट डिमांड ऑन द ड्यू डेट. कोई बेलर को कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बेली को वो गुड्स उसके पोजेशन से बेलर को हैंड ओवर करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हु को एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर? ठीक है, तो हु को एग्जिस्ट? कस्टमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, both customers and industry coexist for the benefit of each other. Next question, 38th question. What is the RBI's instruction regarding foreclosure charges or prepayment penalty on home loan? home loan अगर मैं प्री क्लोज करना हूँ, ठीक है, फोरक्लोज, या फिर मैं उस पर कुछ ज़्यादा अमाउंट देना चाह रहा हूँ, मेरी जो ईएमआई उससे ज़्यादा अमाउंट पे करना चाह रहा हूँ, पार्ट पेमेंट जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे? बैंक्स कैन नॉट चार्ज फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट पेनल्टीज ऑन होम लोन्स ऑन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेसिस. ठीक है, कोई भी पेनल्टी बैंक नहीं लगा सकती है. 39 क्वेश्चन. व्हेन कैन द ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ बी एक्सरसाइज? ठीक है, राइट ऑफ सेट ऑफ तो आपको पता है ना, एक क्रेडिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट
जो कस्टमर के सेम कस्टमर के नाम पे है, भले ही वो दूसरे ब्रांचेस में है या कुछ भी, आप उन दोनों को राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करके आप अटैच कर सकते हो या बैलेंस को नलीफाई कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली कब अप्लाई कर सकते हो? तीनों केसेस में, ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और इंसेनिटी, सेकंड ऑप्शन ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, थर्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ गार्निशी ऑर्डर जो कोर्ट द्वारा जाती है, ठीक है। 40th क्वेश्चन, हु कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसीव्ड इशूड बाय एआरसी, ठीक है, उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ओनली क्वालिफाइड बायर्स कैन इन्वेस्ट इन इट। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन, हु इज द नोडल एजेंसी टू रिसीव द कंप्लेंट्स अंडर द प्रोटेक्टेड, हाँ, disclosure scheme for private sectors and foreign banks? Who can do that? Only RBI. Coming to the 42nd question, why is agriculture land considered less valuable than security in India? Agricultural land क्यों less valuable है? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन हो गया है, ठीक है, ड्यू टू लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग द टेनेंट्स राइट्स, टेनेंट्स के भी राइट्स है, तो हो सकता है कि टेनेंट्स को ही कंप्लीटली वो लैंड मिल जाए, तो बैंक सिक्योरिटी लेने का क्या फ़ायदा है फिर वैसे लैंड का, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अप टू डेट एंड प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स। सो ऑल दी अबव, ये सारे रीजन है कि एग्रीकल्चरल लैंड की उतनी वैल्यूबल नहीं है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? आरटीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा तो 2005 का, उसमें क्या है पेनल्टी, कितना है 25,000। 44th क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनवॉइस इन एन एलसी ट्रांजैक्शन? एनसी क्या हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इसमें इनवॉइस किसको बोलते हैं हम लोग? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स द सेल, कि कितने का सेल है, क्या डेट पे है, पेमेंट मोड क्या है, ये सारे आपको डेटा इनवॉइस में मिल जाएंगे। 45th क्वेश्चन, व्हाट इज द गाइडलाइंस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर फ्रॉड्स, ठीक है, आरबीआई ने ऐसे गाइडलाइन क्यों दिए हैं? सो इसका आंसर क्या है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, to ensure uniform data protection within and outside the institution, to implement procedures to ensure consistency of data in physical form. Next question, coming to the 46th question, what is the time limit within which a person aggrieved by the measures taken by the secured creditor for taking possession of the security can make an application to the DRT? DRT क्या है आपका, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल। तो कितने टाइम में आपको जो है ना secured creditor, what is the time taken by a person aggrieved by the measures taken by the secured creditor can make an application? अगर मान लो बैंक ने किसी का अटैच कर लिया लैंड, तो वो कितने दिन में अपना एप्लीकेशन उसको वो करना है बैंक को, सॉरी डीआरटी को, 45 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन, 1 minute, I think we have missed a question. Yeah, what 47th question, what are the minimum disclosures required by the RBI in the notes to accounts of financial statements? मिनिमम डिस्क्लोजर्स क्या करने हैं, जो भी आइटम्स आरबीआई के गाइडलाइन में है वो सारे करने हैं, द आइटम्स लिस्टेड इन आरबीआई गाइडलाइंस। कमिंग टू द 48th क्वेश्चन, which type of credit facility is eligible for cover under the CGT MSE scheme? तो इसका आंसर क्या है, कोई भी नहीं, none of the above. So next we will have the next questions. So इससे पहले 49 to 53 questions के लिए एक पैराग्राफ है, so we'll read the paragraph first. The National Payments Corporation of India has played a crucial role in revolutionizing digital payment systems in the banking industry. NPCI has launched various payment systems such as UPI, BHIM, and IMPS to make banking more convenient and accessible for customers. These payment systems allow for easy and secure money transfers between individuals and businesses without the need for physical cash. With the growth of digital payments, NPCI's initiatives have helped to promote financial inclusion, reduce cash transactions,
एंड फैसिलिटेट सीमलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बेसिकली यूपीआई और आईएमपीएस के रिलेटेड ज़्यादा फोकस है इस पैराग्राफ में। सो विल गो टू द क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई इज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इन पेमेंट सिस्टम? कौन सा? सबको पता है ये तो, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, क्योंकि आजकल हर कोई गूगल पे और फोन पे यूज कर रहा है ना। यस, सो इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। 50th क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन आईएमपीएस? सो आईएमपीएस क्या हो गया आपका? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, नन ऑफ दी अबव। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए। सो वी विल एंड द सेशन हियर। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आपको मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो फिर से मैं बता दूं, टोटल हम लोग 15 मॉक टेस्ट करेंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड दिस 1500 questions are more than enough to pass the examination. Okay, so please do subscribe my channel, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी मैं सारे सेशंस अपने अपलोड कर दूंगा, नॉट ओनली पीपीबी, दूसरे सब्जेक्ट्स ऑफ जेएवी के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।